A very good morning to all of you. Good morning, sir. In the last class, we have discussed about adjustment for provision for discount on debtors और उसके बाद हमने कुछ किए थे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आई हो तो बोलो. No, sir. नहीं, सबका चैप्टर तो अच्छे से चल रहा है ना. ये कोई वीकनेस मत छोड़ना इस चैप्टर में. चलो, आओ आज हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट. अब है एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुड्स. बहुत इजी होती हैं. एडजस्टमेंट नंबर है ये 13th. नाम है एबनॉर्मल लॉस. नाम है एबनॉर्मल लॉस. तो सर नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस जो कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वाइल परफॉर्मिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नॉर्मली होता ही है. जैसे मान लो कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है और पर मंथ बेसिस पे वो 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करती है. 1 लाख यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड पर मंथ बेसिस. तो आउट ऑफ 1 लाख यूनिट्स अगर हम कहें कि नियर अबाउट 500 यूनिट्स थोड़ी डिफेक्टिव बन जाती हैं. 500 यूनिट्स थोड़ी डिफेक्टिव बन जाती हैं ऑन एन एवरेज. तो ये एक तरह से क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्मल लॉस. लेकिन एबनॉर्मल लॉस जैसे लॉस बाय फायर, हर साल तो आग नहीं लगती. लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट. ठीक है ना? ये है एबनॉर्मल लॉसेस जो कि इंसिडेंटल टू बिजनेस होते हैं. इंसिडेंटल टू बिजनेस होते हैं मतलब कि ये इस टाइप के जो लॉस हैं ये आप ये नहीं कर सकते कि ऑन एन एवरेज हर साल हमारे गोडाउन में आग लग जाती है और इतने यूनिट्स या इतनी वैल्यू के गुड्स हर साल हमारे जल के खराब हो जाते हैं, हमें लॉस हो जाता है. यानी दोज लॉसेस विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस आर ट्रीटेड एज या आर कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉसेस. बोलो क्लियर? Yes, sir. तो अगर आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ है, अब एबनॉर्मल लॉस दो टाइप का हो सकता है. एक तो हो सकता है लॉस ऑफ गुड्स का और एक हो सकता है लॉस ऑफ फिक्स्ड असेट्स का. अगर गुड्स का लॉस हुआ है, अब मान लो लॉस हुआ है बाय फायर, तो एंट्री क्या करोगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट. और क्योंकि लॉस गुड्स का हुआ है टू परचेज अकाउंट. टू परचेज अकाउंट. और अगर लॉस हुआ है फिक्स्ड असेट्स का तो एंट्री करोगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट. बोलो जी, क्लियर यहां तक? जल्दी बोल दो मेरे को, इतना टाइम. Yes, sir. मान लो फिक्स्ड असेट्स थी, लॉस हुआ फिक्स्ड असेट्स का 2 लाख रुपीस का, तो ये एंट्री मैंने कर दी 2 लाख रुपीस. अब अगर ये गुड्स और फिक्स्ड असेट्स हमारी इंश्योर्ड नहीं थी, इफ नॉट इंश्योर्ड, अगर ये इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योर्ड नहीं करा रखी थी, देन एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट
गुड्स के केस में 1 लाख रुपीज से, और फिक्स एसेट्स के केस में यही एंट्री होगी 2 लाख रुपीज से। बोलो क्लियर? अरे जल्दी बोलो। यस सर। आंसर समझ में आ गया मैं बात? मुझे ये बताओ, ये जो लॉस बाय फायर है, कौन सा लॉस है ये? ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग। वेरी वेरी गुड। अब आगे बढ़ो। इफ सच गुड्स या फिक्स असेट्स आर इंश्योर्ड, अगर वो इंश्योर्ड हैं तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया उतना अमाउंट तो आप इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में डेबिट कर दोगे, और बैलेंस अमाउंट हमारा एक्चुअल लॉस हो गया वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दोगे। मान लो आउट ऑफ 1 लाख रुपीज 60,000 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज टू लॉस बाय फायर अकाउंट 1 लाख रुपीज। बोलो क्लियर? यस सर। और मैं बोलूं इस केस में 1,40,000 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो 1,40,000 इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में डेबिट कर दोगे, 60,000 का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दोगे, और 2 लाख रुपीज से लॉस बाय फायर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। अब ये जो सेकंड स्टेज थी, इफ नॉट इंश्योर्ड, अगर यहीं तक ही बात हो तो फाइनल अकाउंट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा? ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आप परचेज रिड्यूस करोगे 1 लाख रुपीज से। बोलो बात समझ में आई? यस सर। यस सर। एंड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लॉस बाय फायर डेबिट करोगे 1 लाख रुपीज से। यहां पर थोड़ा ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट करोगे 2 लाख रुपीज लॉस बाय फायर से, और बैलेंस शीट में असेट साइड में फिक्स असेट्स को आप रिड्यूस करोगे 2 लाख रुपीज से। बोलो जी क्लियर? यस सर। अगर सेकंड केस ना हो और केस हो थर्ड पॉइंट वाला, तो इस केस में लॉस ऑफ गुड्स के केस में 60,000 रुपीज आप इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम के दिखाओगे बैलेंस शीट में असेट साइड में, क्योंकि अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी हमारी एक तरह से डेटर है। You can treat insurance company as a debtor because 60,000 rupees is receivable from insurance company for insurance claim of goods lost by fire. ठीक है ना? 40,000 ये एक जगह तो ये दिखा दिया, 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे दूसरी जगह, ठीक है, और 1 लाख रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में परचेज में से क्या करोगे? लेस करोगे। बोलो जी क्लियर? यस सर। मैंने तुम्हें कहा था ना कि कई बार जो आइटम्स एडजस्टमेंट्स में गिवन होते हैं वो मोर देन 2 प्लेसेस पे आते हैं। ये देखो एग्जांपल कहां आया? बैलेंस शीट। कहां पर?
असेट साइड में। कहां पर आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। कहां पर आया? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में। डिडक्ट होगा परचेजेस में से। अगर इसकी बात की जाए तो यहां पर क्या होगा? 2 लाख रुपीज तो फिक्स असेट्स में से लेस करोगे, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बोलो क्लियर? यस सर। 1,40,000 इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम के बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाओगे, 60,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे। आई होप ये क्लियर होगा। बोलो जी क्लियर? Yes, sir. नाउ अब आ जाओ पेज नंबर 22.37 पे, लगाओ जंप। ओपन पेज नंबर 22.37, एडजस्टमेंट नंबर 14th, 15th एंड 16th। 14th है चैरिटी in the form of goods। 15th है goods distributed as free samples और 16th है ड्रॉइंग्स इन गुड्स। ठीक है ना? यही गिवन है। चुप मत रहा करो, कम्युनिकेट किया करो क्लास में। यही है ना तीनों एडजस्टमेंट्स? यस सर। Yes, sir. अब अगर आपने चैरिटी की है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, तो गुड्स आपके कहां डेबिटेड है? परचेज अकाउंट में। अगर आपने कुछ गुड्स चैरिटी बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट आप लिखोगे। ये जो चैरिटी अकाउंट है विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद करो हमने पढ़ा था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, याद है? और जो आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ ऑन द डेबिट साइड, ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डैश लगा के मैं लिख रहा हूं, इट विल बी रिड्यूस्ड, इट विल बी डिडक्टेड, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस। बोलो जी क्लियर? ये हो गया आपका ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। कोई डाउट? बहुत इजी है ये तो। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ो। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अगर गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए एज फ्री सैंपल्स तो एंट्री होगी फ्री सैंपल्स या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट डेबिट कॉलम और
क्रेडिट कॉलम में लिख दोगे, ठीक है ना। इसके बाद जो आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं, ये क्योंकि आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आते हैं, विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो क्लियर, विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर ना। और Yes, sir. जो परचेज आपने क्रेडिट किया, तो ये ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, द अमाउंट ऑफ गुड्स या द वैल्यू ऑफ गुड्स विच वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस। ध्यान रखना, चाहे एडजस्टमेंट नंबर 14 हो जहां पे आपने गुड्स दिए चैरिटी बेसिस पे, चाहे एडजस्टमेंट नंबर 15 हो जहां पे आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए एज फ्री सैंपल, चाहे एडजस्टमेंट नंबर 16 हो जहां पर प्रोप्राइटर ने कुछ गुड्स अपने पर्सनल पर्पस से विड्रॉ कर लिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स से एंट्री पास करोगे। यहां पर गुड्स हम किसी को सेल नहीं कर रहे हैं, चैरिटी में दे रहे हो तो सेल थोड़ी ना करोगे, फ्री सैंपल के तौर पे दे रहे हो तो पैसे थोड़ी ना लोगे, कोई सेल थोड़ी ना कर रहे हैं। और प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके जा रहा है तो ये थोड़ी ना कहोगे वैसे तो हम पर यूनिट हमने परचेज किया है 20 रुपीज, लेकिन आप विड्रॉ कर रहे हो तो आपको 30 रुपीज पड़ेगा पर पीस, ये थोड़ी ना बोलेंगे प्रोप्राइटर को। तो हमेशा एंट्री किस प्राइस से होगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स से होगी। बोलो क्लियर। Yes, sir. एडजस्टमेंट नंबर 16 ड्रॉइंग्स की है इन फॉर्म ऑफ गुड्स, एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट लिख दोगे डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम में। ये जो ड्रॉइंग्स हैं ईयर एंड में टोटल ड्रॉइंग्स में ऐड हो जाएगा एंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बोलो क्लियर। विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल बैलेंस on the liability side of balance sheet, and this one on the debit side of trading account it will be deducted from the balance of purchases. I hope clear होगा। Yes, sir. तो ये हो गए आपके एडजस्टमेंट नंबर 13th, 14th, 15th एंड 16th। अब हमारी बचती हैं 6 मोर एडजस्टमेंट्स। अच्छा, पेज नंबर 22.37 ही हमारा ओपन है। बॉटम में देख लो, आपको गिवन है इम्प्लाइड इंटरेस्ट, गिवन है ना। हाँ या ना। हाँ सर गिवन है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, पढ़ के देख लो। देता हूं आपको 1 मिनट का टाइम, पढ़ के देख लो, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। आई होप पढ़ लिया होगा। कोई डाउट्स हो तो बोलो। सर नहीं है। नहीं है तो अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 10 गिवन ऑन पेज नंबर 22.34। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, ट्रायल बैलेंस आपको पूरा कंप्लीटली गिवन है। ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखे हैं इंश्योरेंस चार्जेस। हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2017-18, हमें बनाना है फाइनल अकाउंट्स। इंश्योरेंस चार्जेस गिवन है, सैलरीज एंड वेजेस गिवन है, कैश इन हैंड, कैश एट एक्सिस बैंक, यानी एक्सिस बैंक में हमारा अकाउंट ओपन है। ट्रेड एक्सपेंसेस, पोस्टेज, ड्राइंग्स, प्लांट एंड मशीनरी आपको दे रखा है। बैलेंस ऑन 1 April 17, यानी ओपनिंग बैलेंस है प्लांट एंड मशीनरी का 1,20,000।
एडिशन ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं 1 अक्टूबर 17 को, यानी मिड ऑफ द ईयर आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है 5000 रुपीज की। फिर वो बोल रहा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 17, यानी ये है आपका ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आपको परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड्स, डेटर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर, फ्रेट, कैरियज आउटवर्ड, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड इनपुट आईजीएसटी आपको गिवन है। क्रेडिट बैलेंसेस में मैं देखता हूं तो कैपिटल, संडे क्रेडिटर्स, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बोलो न्यू प्रोविजन या ओल्ड प्रोविजन? जल्दी बोलो, न्यू प्रोविजन या ओल्ड प्रोविजन? तुम लोगों की आवाज ही नहीं आती। ओल्ड प्रोविजन है ये। उसके बाद डिस्काउंट दे रखा है, बताओ ये कौन सा डिस्काउंट है, अलाउड या रिसीव्ड? आंसर चाहिए मुझे। रिसीव। रिसीव्ड। क्यों, रीजन बता भाई। सर इसमें कुछ दे नहीं रखा तो रिसीव होगा। अच्छा, कुछ दे नहीं रखा। क्रेडिट बैलेंस कॉलम में लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं दे रखा हो, अगर बैलेंस नहीं बता रखा होता कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है तो एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, इनकम ट्रीट नहीं करते। ये क्रेडिट बैलेंस कॉलम में लिखा हुआ है इसलिए ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। रेंट ऑफ प्रीमाइसेस सबलेट फॉर 1 ईयर टू सितंबर 30, 2018। ओहो, हमारा ईयर तो 31 मार्च 18 को ही क्लोज हो जाएगा। सर ये है क्या? अरे प्रीमाइसिस के एक पार्ट को जो आपने प्रीमाइसिस रेंट बेसिस पे ले रखा था उसके एक पार्ट को आपने सबलेट कर दिया क्योंकि वो आपके यूज में नहीं आ रहा था। सबलेट करने से यानी हमने आगे उसको पहले हमने कोई जगह किराए पे ली और फिर उसके एक पोर्शन को हमने किराए पे दे दिया तो रेंटल इनकम होगी ना फिर हमें उस पोर्शन से। यस और नो? सबलेट का मतलब होता है पहले रेंट बेसिस पे किसी जगह को लेना और फिर उसको आप बीइंग अ टीनेटर आप उसको किसी और को रेंट बेसिस पे दे दो तो उसको बोलते हैं सबलेट करना। तो 1200 रुपीज हमारी रेंटल इनकम है, लेकिन ये 1200 रुपीज कब तक की इनकम है? सितंबर 30, 2018 तक की इनकम है, यानी नेक्स्ट ईयर के भी 6 मंथ्स को कवर कर रही है ये। अरे बच्चों 1200 रुपीज आपको रिसीव हुए हैं और ये 1200 रुपीज जो रेंट के रिसीव हुए हैं ये कब तक के हैं? ये हैं सितंबर 30, 2018 तक के। और ये जो 1200 है साफ साफ लिख रखा है फॉर 1 ईयर है। यस और नो? लिखा है ना साफ साफ? सबलेट फॉर 1 ईयर। तो ये 1 ईयर का रेंट है तो डिवाइडेड बाय 12 कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 6 कर लो, यानी मैं कह सकता हूं 600 रुपीज हमारी क्या है? अर्नड रेंट। बोलो क्लियर? यस सर। डेबिट क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लिखेंगे बाय रेंट रिसीव कितना? 1200 रुपीज। उसमें से 600 अर्नड रेंट माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में 600 रुपीज लिखेंगे और ये जो अर्नड रेंट है ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करोगे। बोलो क्लियर? यस सर। अब आ जाओ इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स के अंदर। एक एडजस्टमेंट तो यही छुपी हुई थी। अच्छा मुझे पता है स्मेल आ रही है प्लांट एंड मशीनरी की इंफॉर्मेशन को देख के, मुझे डेप्रिसिएशन की स्मेल आ रही है क्योंकि देखो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस बता दिया, एडिशन के साथ डेट भी दे रहा है, इसलिए वहां पर इंडिकेशन मुझे मिल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी पे जरूर ये डेप्रिसिएशन डिमांड करेगा। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ पर एनम लिखा होगा तो और भी मजा आएगा क्योंकि एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी पे फिर केवल 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। बोलो क्लियर ना? यस सर। और अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ पर एनम नहीं लिखा होगा
तो बेटा उस एडिशन अमाउंट के ऊपर भी फुल ईयर का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि जब पर एनम नहीं लिखा होता वहां पे हमें टाइम पीरियड कंसिडर करना नहीं होता। बोलो क्लियर? Yes, sir. चलो जी, एडजस्टमेंट में देखो वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक है 24,000 रुपीज का। आई होप ये तो आप कर लोगे। और साथ में उसने दे रखा है स्टेशनरी अनयूज्ड, स्टेशनरी अनयूज्ड 250 रुपीज की स्टेशनरी अनयूज्ड है ड्यूरिंग द ईयर। देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट बैलेंस कॉलम में सेकंड लास्ट आइटम दे रखा है 1000 रुपीज का। आपने 1000 रुपीज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्च किए, इस 1000 में से 250 अनयूज्ड रह गई स्टेशनरी, यानी ड्यूरिंग द ईयर आपने 750 रुपीज की स्टेशनरी कंज्यूम की। यस और नो? Yes, sir. तो ये 750 रुपीज ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होंगे। बेटा सिंपल सी बात है, अभी मंथ चल रहा है जनवरी। मान लो जनवरी मंथ में मैं कुछ स्टेशनरी परचेज करके लाऊं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मान लो मैंने 2000 की स्टेशनरी परचेज की, लेकिन अप टू 31 मार्च 2022 वो टोटल 2000 की स्टेशनरी में मैं यूज नहीं कर पाया, तो जो स्टेशनरी अनयूज्ड रह गई वो तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह से क्या असेट ही है ना मेरे ऑर्गेनाइजेशन की, वो नेक्स्ट ईयर में यूज करूंगा। इनको क्या बोलते हैं, यहां पर स्टेशनरी हमारी क्या हो गई, कंज्यूमेबल गुड्स हो गई। क्या हो गई बच्चों? इनको बोलते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। जब आप 12th क्लास में आ जाओगे, अप्रैल से आपका सेशन चालू हो जाएगा, तो जब आप 12th क्लास में आओगे आप एक चैप्टर पढ़ोगे NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे आपको कंज्यूमेबल गुड्स का कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा। बोलो जी, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के केवल 750 रुपीज ही शो करोगे एक्सपेंस के, और बैलेंस शीट में असेट साइड में स्टेशनरी अनयूज्ड दिखाओगे 250 रुपीज। बोलो क्लियर? Yes, sir. उसके बाद हमें सेकंड एडजस्टमेंट दे रखी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको बनाना है 6% ऑन डेटर्स। फिर आपको थर्ड एडजस्टमेंट दे रखी है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और फोर्थ एडजस्टमेंट दे रखी है राइट ऑफ 800 एज पेड डेट्स। तो बेटा पहले तो सारी डिटेल्स निकालो ट्रायल बैलेंस से। आपको डेटर्स दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में 20,800 रुपीज के, और आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है 400 रुपीज का। ठीक है, बस ये दो ही आइटम Yes, गिवन। sir. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में 6% का तो आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको बेड डेट्स गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में 800 रुपीज की, और आपको 2% का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है ना? चलो जी, जब आपने पहले से ही प्रोविजन अकाउंट क्रिएट कर रखा है डाउटफुल डेट्स का, तो इसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर आप बार बार अकाउंट क्यों बनाते हो? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसमें स्ट्रांग हो जाओ। 400 रुपीज, 400 रुपीज। 800 की बेड डेट्स हुई तो एंट्री करोगे बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। यस और नो? Yes, sir. 800 बेड डेट्स में आ गए, क्योंकि प्रोविजन बना रखा है बेड डेट्स का, तो उस बेड डेट्स को चार्ज करोगे यहाँ पर टू बेड डेट्स अकाउंट 800 रुपीज। अब आपके
डेटर्स जो 20,800 रुपीज के थे, 800 जैसे ही बेड डेट्स हुए, डेटर्स आपके रिमेनिंग रह गए 20,000 रुपीज के। 20,000 के ऊपर आप 6% का क्या बनाओगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बना लो ना। नहीं बच्चे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट गुड डेटर्स के ऊपर बनता है, जबकि आप पहले से ही ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नियर अबाउट 6% ऑफ ₹20,000 हमें बेड डेट्स एक्सपेक्टेड हैं इन फ्यूचर। यस और नो? तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 6% ऑफ 20,000 दैट इज 1,200 रुपीज। बोलो क्लियर? 2000 ये टोटल आ गया, 2000 माइनस 400, 1600 आप डेबिट करोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। बोलो जी क्लियर? यस सर। अब Yes, आपका sir. न्यू प्रोविजन कितने का आया? 1,200 रुपीज का। बैलेंस कितना बचा? 18,800। अब इसके ऊपर बनाओ 2% का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। 1% होता है 188, 2% कितना होगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 400 में से 24 लेस कर लो, 376। बोलो जी क्लियर? Yes, sir. 10 minus 6 4, 9 minus 7 2, 7 minus 3 4 और 18,424 ये आप बैलेंस शीट में दिखाओगे। सर इसका ट्रीटमेंट बता दो। देखो बेटा, बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? डेटर्स लिखोगे 20,800 लेस बेड डेट्स 800 लेस न्यू प्रोविजन 1,200 लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 376। आउटर कॉलम में दिखाओगे 18,424। आई होप क्लियर होगा। Yes, sir. अब बात करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड है। यहां पे आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अंडरलाइन करके सबसे पहले लिखोगे बेड डेट्स 800, एड न्यू प्रोविजन 1,200, टोटल 2,000 लेस ओल्ड प्रोविजन 400, आउटर कॉलम में 1,600। और आप दिखाओगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। यह आया था आपका 376 रुपीज। ये ठीक कर लेना, प्रेजेंटेशन में मिस्टेक है बुक के अंदर। बोलो जी क्लियर? Yes, sir. तो आपकी फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ कर लोगे ना? सर आप बताओ ना। Yes, sir. चलो मैं बता देता हूँ भाई। मैं तो कह ही रहा था स्मेल आ रही है, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगवाएगा। देखो आ गया फिफ्थ पॉइंट में, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है प्लांट एंड मशीनरी पे 10% पर एनम। ओ माय गॉड, 10% पर एनम। पर एनम यानी टाइम पीरियड मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो जो ओपनिंग बैलेंस है प्लांट एंड मशीनरी का 1,20,000, इसका 10% फुल ईयर का कितना हो जाएगा? 12,000। तो इसका हो जाएगा। सर आपने टाइम पीरियड तो लिया ही नहीं। अरे ले तो लिया, ले तो लिया। देखो 10/100 इंटू 12/12 क्या फर्क पड़ गया? और जो एडिशन था 5,000 रुपीज का, इसका 10% फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि एडिशन हुआ था 1 अक्टूबर 17 को। तो 10% होता है 500, 6 मंथ्स का हो जाएगा 250।
ये 12,250 आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करोगे बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी 120 प्लस एडिशन 5,000 हो गया आपका 1,25,000 लेस डेप्रिसिएशन 12,250, ये आ जाएगा आउटर कॉलम में 1,12,750। बोलो जी, क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद इंश्योरेंस वाला पॉइंट तो आप लोग कर लोगे, बोलो जी, कर लोगे ना? सर एक बार बता दो। बता दो। इंश्योरेंस पे किया है अप टू 30th of June 2018। इंश्योरेंस चार्जेस कितने हैं आपके? इंश्योरेंस चार्जेस कितने दे रखे हैं? 2400 के। और मैंने बता रखा है आपको कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो जनरल इंश्योरेंस ही होता है। अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होगा तो वो तो ड्राइंग्स है, वो तो प्रोप्राइटर अपनी लाइफ से करवाएगा। तो ये जनरल इंश्योरेंस है और ये 12 मंथ्स का ही पे होता है, हर साल हमें रिन्यू कराना होता है। तो डिवाइडेड बाय 12, 30 जून 2018 तक जा रहा है, यानी 3 मंथ्स का प्रीपेड है। कितना हो गया? 600 रुपए प्रीपेड है। 2400 में से 600 लेस कर लेना ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस दिखा देना 600 रुपीज। बोलो जी, क्लियर? Yes, sir. लास्ट आपको दे रखा है 25th of March 18 को, फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही है ना, 25th मार्च तो फाइनेंशियल ईयर में ही आ जाएगा। हाँ Yes, जी, sir. 6,000 की वैल्यू के गुड्स लॉस बाय फायर हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए ड्यू टू फायर, और 4,000 का कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो बचे 2,000, वो हमारा लॉस हो गया, एक्चुअल लॉस। यस और नो? Yes, sir. तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आपकी क्वेश्चन में परचेजेस कितनी की मैंने? 82,000 रुपीज की। क्या परचेज रिटर्न्स है? हाँ सर हैं। कितने? 1200 रुपीज के दिख रहा है मुझे रिटर्न आउटवर्ड्स। लेस कर दो, बैलेंस कितना बचा? 80,800। इसमें से जो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर हो गया 6,000 रुपीज का, वो भी लेस करके आउटर कॉलम में लिखोगे 74,800। बोलो क्लियर? Yes, sir. ये फर्स्ट प्लेस है जहां पर हमने लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स डिडक्ट किया है, परचेजेस में से 6,000 हमने लेस किए। याद करो, आप एंट्री करते थे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, देखो परचेज में से मैंने डिडक्ट करा दिया आप लोगों को। उसके बाद 2,000 का हमें एक्चुअल लॉस हुआ क्योंकि उसके लिए क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया इंश्योरेंस कंपनी ने, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखोगे टू लॉस बाय फायर अकाउंट, अमाउंट आएगा 2,000 रुपीज। बोलो क्लियर? Yes, sir. और थर्ड लेवल बैलेंस शीट में असेट साइड में आप लिखोगे इंश्योरेंस कंपनी 4,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया था, फ्यूचर में देगी हमें। बोलो जी, क्लियर? Yes, sir. अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं, इलिस्ट्रेशन नंबर 11, ये आपका होमवर्क है। इलिस्ट्रेशन नंबर 11, योर होमवर्क। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो कल की क्लास में मेरे से पूछोगे। बोलो ठीक है ना? Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही। That's all for today. Have a nice day to all of you. Goodbye. Thank you. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome बच्चों, welcome.